हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे पर लगातार बहुत सारे बच्चों के सवाल ये आ रहे हैं कि सर हमको निबंध लेखन की तैयारी किस तरह से करनी है, यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के और साथ में आपका आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के। क्योंकि दोस्तों निबंध में बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है, तो इसलिए दोस्तों जो आज की वीडियो हमारी होने वाली है वो आपकी निबंध लेखन पर ही होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखना है, आपको क्या क्या आपको गलती नहीं करनी निबंध लिखते समय और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और साथ दोस्तों एक निबंध जो आपका आता है महिला सशक्तिकरण पर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इस पर दोस्तों एक निबंध में आपको लिख के बताऊंगा किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, प्रस्तावना, मुख्य पाठ किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, सारा कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो निबंध लेखन के में, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको हमारा डेमो नोट्स मिल जाएंगे अगर डेमो नोट्स चाहिए आपको तो। और दोस्तों हमारे ग्रुप में आपको 40 निबंध के नोट्स कराए जाएंगे, यानी 40 निबंध के नोट्स आपको मिलेंगे और साथ ही आपकी निबंध की कॉपियाँ भी इसमें ग्रुप में चेक की जाएंगी, यानी बहुत ही मामूली फीस पर आपको हमारे निबंध लेखन ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा, ठीक है। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैसे आपको निबंध की शुरुआत करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा, देखिए जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें दोस्तों जो आपका निबंध होता है वो आपका 150 अंकों का पेपर होता है निबंध का, जिसमें आपको 50-50 अंकों के 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, 50-50 अंकों के, ठीक है। यानी कि एक निबंध आपका 50 अंकों का होता है, एक 50 फिर एक 50 का, यानी कि एक पार्ट में आपके 3 निबंध होते हैं, जिसमें से आपको हर पार्ट में से एक एक निबंध आपको लिखना होता है। और जो शब्द सीमा की दोस्तों अगर बात की जाए तो आपको निबंध जो लिखना है वो आपको 700 शब्दों में लिखना होता है। अब दोस्तों 700 का मतलब ये नहीं कि आपके कोई शब्द गिरने बैठा है 700 हुए नहीं हुए, यानी कि इसमें अगर आपके 10% तक ऊपर नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका इसमें चल जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 10% आपका चल जाता है। और दोस्तों जो आपका पीसीएस में एग्जाम होता है, देखिए इसमें जो आपको निबंध लिखना है या तो आप हिंदी में लिखिए और या लिखिए दोस्तों आप अंग्रेजी में, यानी दोनों में से किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने जीएस दिया है इंग्लिश में तो निबंध आप इंग्लिश में लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी अगर आपकी मर्जी हो, जीएस का पेपर अगर आपने हिंदी में लिखा है तो आप चाहो तो निबंध आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है आपकी, ठीक है। ये आपको हो गया, इस तरह से आपको लिखना है और 3 घंटे पेपर होता है, पता ही होगा आपको। और दोस्तों अगर हम बात करें आरओ एआरओ की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आरओ एआरओ में जो आपका पेपर होता है निबंध का वो होता है आपका 120 अंकों का, यानी कि हर पार्ट आपका 40-40 अंकों का होता है, यानी 40 नंबर का एक निबंध आपका होता है उसमें, ठीक है। और यहाँ दोस्तों जो आपकी शब्द सीमा होती है वो आपकी 600 शब्द होती है और इसमें भी आपका प्लस माइनस 10% चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यानी अगर आपके लगभग 60-70 वर्ड अगर आपके ज़्यादा है कम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो आपकी ध्यान देने वाली है कि जो आपका आरओ का पेपर होता है उसमें निबंध केवल आप हिंदी भाषा में ही लिख सकते हो, अंग्रेजी में आप निबंध नहीं लिख सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। यानी बहुत सारे छात्र जो आपके इंग्लिश मीडियम बारे में उनको पता हो ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक से आपके निबंध आते हैं। अगर हम बात करें पार्ट A1 की, तो जो पहला पार्ट होता है दोस्तों उसमें आपके 3 टॉपिक होते हैं। एक आपका होता है साहित्य एवं संस्कृति, साहित्य एवं संस्कृति। एक होता है आपका सामाजिक क्षेत्र, जैसे कि आपका दहेज प्रथा हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, आपका बाल श्रम वगैरह आपके हो गए, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र आपका हो गया। और दोस्तों एक इसमें होता है आपका राजनीतिक क्षेत्र, यानी 3 पार्ट आपके होते हैं। सबसे आसान दोस्तों आपका ये होता है, इन तीनों में से एक निबंध आपको लिखना होता है, ठीक है। और जो पार्ट 2 होता है दोस्तों इसमें देखो, एक तो दोस्तों आपका आता है आर्थिक क्षेत्र से, एक आपका आता है कृषि क्षेत्र से और एक आपका आता है पर्यावरण और या फिर आपका साइंस टेक्स से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा दोस्तों पार्ट होता है, देखिए एक इसमें आपका इससे आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जैसे अभी हाल ही में आपका बांग्लादेश संबंध चला तो आपसे पूछ सकता है, भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में पूछ सकता है, भारत चीन संबंध पूछ सकता है, रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, यानी कि रूस यूक्रेन विवाद पूछ सकता है आपसे, इजराइल वाला पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। और ये दोस्तों एक आपका आता है प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप जो भी आपके हो गए वहाँ से आपका आता है। और दोस्तों एक आपका आता है योजनाओं से, यानी राष्ट्रीय योजनाएं, जैसे कि आपका सूर्य, जैसे सूर्य वाली योजना अभी इस समय अब चली हुई है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका और भी जितनी आपकी योजना है वहाँ से जो आपकी चर्चा में हो वहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यानी 3 पार्ट आपके होते हैं, इन तीनों पार्टों से लिखना है। दोस्तों मैं आप इतना कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप 35-40 निबंध तैयार कर लेते हो तो आराम से हर पार्ट में से कम एक निबंध एग्जाम में आपको देखने को
मिल जाएगा, ठीक है। या आप ये सोच सकते हो कि जैसे कि 3 पार्ट है, इसमें आपको साहित्य वाला टफ लगता है तो इसको छोड़ दो, बाकी 2 पार्टों को आप अच्छे से तैयार कर लो। जैसे यहाँ से अगर आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, यहाँ से आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो, वो आपकी मर्जी, जैसे आप तैयार करना चाहो कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे शुरुआत कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, जब आप निबंध लिखें तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहला जो काम करना है वो करना है आपको रफ वर्क। यानी जो भी देखिए आपका टॉपिक, 3 टॉपिक आपके होंगे एक पार्ट में से, पहले आपको ये चूज़ कर लेना है कि आपको इन तीनों में से चाहे 2-4 मिनट का समय लग जाए सोचने में आपको कि कौन सा निबंध हमको लिखना है, यानी किस निबंध पे हम ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सारे जितने भी आपके डायमेंशन होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र आपके, आर्थिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र आपके हो गया, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र, यानी जितने भी आपके डायमेंशन होते हैं वो सारे आपको लिखने होते हैं। यानी दोस्तों अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो जो आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो जीएस के पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले, ठीक है, यानी चारों पेपर के जो जितने भी आपके पार्ट हैं वो सब इसमें आपके कवर हो जाते हैं, मैक्सिमम पार्ट। और जितना मैक्सिमम आप डायमेंशन यूज करोगे ऐसे में, उतना आपके लिए अच्छा, उतने अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। यानी मान चलो 1-2 पार्ट उसको समझ में नहीं आया एग्जामर को, तो बाकी पार्टों में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, बाकी डायमेंशन में, ठीक है। ये आपका हो गया। यानी यहाँ पे आपको माइंड एक तरह से वर्क करना है पेज पे, उसमें देखिए जो भी पॉइंट आपको लिखने हैं ऐसे में, निबंध में, वो सारे आपको नोट कर लेना। अब ये ना होगा निबंध लिखना स्टार्ट कर बिना पॉइंट नोट किए तो कहीं से कहीं आपका चल रहा है, ठीक है, वो काम आपका नहीं होना चाहिए। पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया। और दूसरा दोस्तों बात में बताई शब्द सीमा की, शब्द सीमा का विशेष ध्यान अपना को रखना है। अब देखो ये नहीं कि आपको लिखना निबंध 607 शब्दों में, आप लिख रहे हो 1000 शब्दों में, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। यानी जो मेन पॉइंट आपका है वो पता चला उस समय तक आपके 700 शब्द जो आपके पूरे हो गए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और दोस्तों जो निबंध आपको लिखा पता होना चाहिए, आपको 3 पार्टों में लिखा जाता है। आपका पहला पार्ट होता है आपका प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, और एक दोस्तों आपका होता है मुख्य भाग, और दोस्तों एक आपका होता है उपसंहार। यानी देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो आपका प्रस्तावना का पड़ता है ना, इंट्रोडक्शन का। जैसे कि आपने जब आप मूवी देखते हो, जब मूवी का टेलर, एक तरह से आपको मूवी का टेलर मान लीजिए प्रस्तावना को आप, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको टेलर ही पसंद नहीं आता तो आप मूवी देखने जाते ही नहीं हो, ठीक है। टेलर पसंद आया तो सोचते हो कि मूवी अच्छी होगी, अच्छी होना वो अलग बात है, लेकिन आप मूवी देखने जरूर जाते हो, ठीक है। टेलर देख के हाँ टेलर पसंद आया मूवी का, मूवी अच्छी होगी। तो ये दोस्तों इतना है कि अब जो आपको प्रस्तावना लिखना होता है वो जितनी शब्द सीमा आपकी है उसका लगभग 10 से 15% पार्ट में आपको लिखना होता है। और जो उपसंहार है वो भी आपको 10 से 15% पार्ट में लिखना है, और बाकी जो आपका 70 से 80% जो पार्ट आपको हो गया वो लिखना है आपको मुख्य भाग। इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान देना, ये नहीं कि आप प्रस्तावना लिखो 150 शब्दों में, ठीक है, ये काम ये गलती आपको नहीं करनी है। और दोस्तों देखिए जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो हमारे छात्र ग्रुप में जुड़े हैं छात्र उनको बता चुका हूँ कि देखिए या तो आप कोई यानी कोर्स वगैरह हो उससे आप शुरुआत कर सकते हो, या कोई कहानी हो, कहानी से शुरुआत कर सकते हो, कविता हो, कविता से शुरुआत आप कर सकते हो, यानी किसी महापुरुष का कथन वगैरह हो, आपका थिंकर से कथन वगैरह हो कोई, ठीक है, इन सभी से आप शुरुआत कर सकते हो, किसी एक चीज़ से या एक से अधिक चीज़ों से, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए जैसे मान लो आपके एग्जाम में 3 निबंध आते हैं, तो ये नहीं कि तीनों निबंध की शुरुआत आप कोटेशन से कर रहे हो, तो वो काम आपको नहीं करना। यानी एग्जामर से समझेगा कि आपने केवल एक ही तरह से तैयारी की है और तरह से आपने तैयारी नहीं की। जैसे दोस्तों आपको मान लो आपके एग्जाम में कोई ऐसे आता है आपका दहेज प्रथा को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के आया, या आपका बाल विवाह को लेकर के आए, तो दोस्तों इस कड़ी में देखिए आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें चर्चा में आपकी रहती है न्यूज़पेपर में, यानी कोई ऐसी घटना आपको सुनने को मिली हो जिसने दहेज प्रथा के लिए अच्छा काम किया हो, जिस पर उसने यानी किसी ने दहेज नहीं लिया हो, अखबार में आया हो वो आपका, ठीक है, या बाल विवाह के लिए किसी ने अच्छा काम किया, बाल विवाह किसी ने रुकवाया हो। तो दोस्तों इन चीज़ों का जो एग्जाम्पल है वो आपका शुरुआत में कहानी के तौर पर आप दे सकते हो, यानी सच्ची घटना पर आधारित आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया, इस तरह से लिखना। आगे बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है, आगे हम बात करते हैं आपका। फिर दोस्तों देखिए जो भी आपको निबंध लिखना है वो लिखना है आपको पैराग्राफ फॉर्म में। बहुत सारे लोग बताएंगे आपको, लेकिन दोस्तों पॉइंट फॉर्म में आपको नहीं लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में आपको निबंध लिखना है। और दोस्तों पैराग्राफ जो आपका होगा वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका 100-150 शब्दों का है, यानी आपको कोशिश करें जो पैराग्राफ आपका हो 60-70-80 शब्दों के आसपास का हो, उससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, मीडियम हो आपका पैराग्राफ। अब देखो दोस्तों जैसे आपको मान लो ये पेज मिला इस तरह से आपको होता है, या साइड में जगह छोटी होती है, तो देखिए पैराग्राफ जो आप शुरुआत करोगे तो ये नहीं यहाँ से करते हो, जैसे थोड़ा गैप देके यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो पैराग्राफ की, और फिर जो आप अगली लाइन लिखोगे तो आपको यहाँ से लिखोगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका चलता है। अब जब पैराग्राफ का यहाँ पर पॉइंट है आपका, तो दूसरा पैराग्राफ जो आपका स्टार्ट हो तो उसका पॉइंट भी यहीं पर होना चाहिए, नहीं कि उसका यहाँ हो रहा है यहाँ हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है कि इन चीज़ों दोस्तों नंबर आपके कटते हैं। जैसे देखा होगा जो अखबार की लैंग्वेज आपकी होती है उस लैंग्वेज में एक तरह से आपको लिखना है जो पैराग्राफ आपका होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे दोस्तों क्या करते हैं, मैंने देखा भी है कि जब आप निबंध लिखते हो तो उसमें अंडरलाइन बहुत ज़्यादा हो रखी होती हैं। तो देखिए दोस्तों अंडरलाइन करने कोई खास जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि इसमें आप अपना जो टाइम ही आपका बर्बाद होगा। क्योंकि दोस्तों जो अगर एग्जाम में आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वो आपकी कॉपी को पूरा पढ़ेगा शुरू से आखिर तक, ठीक है। अगर उसको मजा आएगा तो पूरी कॉपी आपकी पढ़ेगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अंडरलाइन करने की कुछ खास जरूरत आपको नहीं है।
और एक दो बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग डालते हैं कि जैसे प्रस्तावना डाल दिया हेडिंग, तो दोस्तों ये काम भी आपको नहीं करना है। देखिए ये आप बच्चों का काम होता है हेडिंग डालने वाला, तो आपको हेडिंग वगैरह नहीं डालनी है, ठीक है। अगर मान लो कोई वैसी चीज़ जैसे कि आपको पॉइंट वाइज में लिखना ही है, ज़्यादा ही जरूरी है, तो उसमें दोस्तों पॉइंट देखिए या तो इस तरह से लिख सकते हो आप, या इस तरह से बिंदु बना के लिख सकते हो। ये नहीं कि नंबरिंग नहीं करनी है आपको कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो उससे दोस्तों गलत इफेक्ट पड़ता है। ये सब बच्चों के काम होते हैं आपके हाई स्कूल इंटर के, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इसका दोस्तों अगर हम बात करें कि निबंध जो हो आपका वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए, यानी कि एक तरह से लय बनी रहे एग्जामर की। मान लो जो भी एग्जामर आपका निबंध पढ़ रहा है तो उसकी लय बनी होनी चाहिए, यानी जो आपका पैराग्राफ चेंज करोगे आप तो एक पैराग्राफ जो आपका दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को भी मजा आए। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा मुंशी प्रेमचंद की गोदान वगैरह अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा आपने, तो आपको क्या होता है कहानी वगैरह पढ़ते हो आप, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ने का मन क्यों करता है, इंटरेस्ट क्यों आता है, क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए जो एग्जाम कॉपी आपकी चेक रहा है उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए, जो कि उसको शुरू से लेकर आखिर तक वो आपका जो निबंध है उसको पढ़ता रहे, ठीक है। और दोस्तों निबंध देखिए आपका डाटा वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी डाटा यूज नहीं करना। जैसे कि मान लो कोई आपका महिलाओं संबंधी निबंध है आपका, उसमें कोई महिलाओं पर रिपोर्ट आपकी आई है, जैसे वृद्धा, जैसे कि आपके बड़े बुजुर्ग संबंध को निबंध आया, उसमें आपका वृद्धों संबंध कोई आपकी रिपोर्ट आई है, तो उन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हो। नीति आयोग की रिपोर्ट है आपकी, या किसी संस्था बड़ी संस्थान की रिपोर्ट है, तो इन चीज़ों को भी आप निबंध में अपना शामिल कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें जैसे आपका महिला सशक्तिकरण पर अगर दोस्तों आपको निबंध लिखना है तो किस तरह से आपको लिखना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा महिला सशक्तिकरण पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है, देखिए स्पेलिंग जो लिखी जाएगी, यानी कि इस तरह से दोस्तों सशक्तिकरण जो आपका इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं आपका, आपने देखा होगा बहुत बुकों में देखा होगा इस तरह से आपका लिखा होता है, जो दोस्तों आपका शब्द है ये गलत है, आपका अशुद्ध है, जो शुद्ध है वो आपका इसी तरह से लिखा जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे दोस्तों जो आपकी गलती है, जो आपकी मात्रा गलती वगैरह आपको नहीं करनी है, क्योंकि देखा होगा दोस्तों हिंदी में नंबर कम क्यों आते हैं यूपीएससी वगैरह में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मात्रा वगैरह गलती करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या है वो 26 लेटर है आपके, वहीं से घुमा फिरा के वही आपके आने हैं, और हिंदी में क्या है कहीं से आपकी रे उड़ रही, कहीं से कुछ हो रहा है आपका, तो वहाँ पर गलती बच्चों से हो जाती है। अब देखिए दोस्तों जब आप निबंध की शुरुआत करोगे महिला सशक्तिकरण पर, तो किसी दोहे कविता वगैरह से कर सकते हो। जैसे दोस्तों एक जयशंकर प्रसाद का दोहा है, कविता है, जैसे दोस्तों उसमें उन्होंने लिखा है, मैं बताऊंगा आपको, पढ़ के सुनाऊंगा कि आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। तो इस तरह से आप इनकी शुरुआत कर सकते हो। फिर थोड़ा आप बता सकते हो कि जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है समाज, ठीक है। जैसे आगे हम बात करें जैसे कि आप देख सकते हो कि परिवार और समाज के निर्माण में नारी का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है तो वो राष्ट्र भी मजबूत होता है, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में भी नारी केंद्रीय भूमिका निभाती है, माता के रूप में नारी प्रथम गुरु होती है। अब दोस्तों ये आपका हो गया प्रस्तावना। अब देखिए इसमें आगे एक लाइन आप इसमें जोड़ सकते हो, जैसे आपका एक राइटर है आपका जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है। इन्होंने तो दोस्तों बताया बोला था कि एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए। तो इस वाक्य को भी इसमें आप शामिल कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए आपको जो अगला पैराग्राफ आप लिखोगे तो उसमें लिख सकते हो कि जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में बता सकते हो कि महिला सशक्तिकरण जो होता है वो आपका होता क्या है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य आपका क्या है दोस्तों, इससे जो तात्पर्य आपका ये है कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को स्वतंत्रता, क्षमता व आत्मनिर्भरता का बोध कराकर इतना सशक्त बनाना है कि वह व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी में निर्णय ले सकें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो प्रश्न उठा सकते हो। जैसे प्रश्न यह है कि आपका भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों पड़ी। इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, आर्थिक, जैसे कई कारण हैं, तो उनके बारे में आप अगले पैराग्राफ से उनकी चर्चा कर सकते हो। जैसे अगर दोस्तों हम पहले बात करें आपका ऐतिहासिक कारणों की, ऐतिहासिक कारण, इसमें दोस्तों अगर हम बात की जाए अगर आपकी वैदिक युग की, तो दोस्तों वैदिक युग जो था उस समय दोस्तों महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। जैसे आपने देखा हो गार्गी, मैत्रिणी, ठीक है, लोपामुद्रा, अपाला जैसी विदुषी जो महिला थी उनका देवी पूजन का वर्णन मिलता है आपको, जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे की जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो उस समय जो महिलाओं की स्थिति वो थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हुई थी। जैसे आप उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो आपकी अच्छी नहीं थी, हमें यानी कि थोड़ी इसमें गिरावट आपकी देखी गई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आपने आगे देखा क्या हुआ था। देखिए जैसे आपने युद्ध वगैरह उसमें क्या करते थे लोग, क्या अपनी बेटी का विवाह किसी राजा से कर देते थे, ठीक है, उसको मतलब वो शहर, वो मतलब देश जान शहर या जो भी जगह थी आपकी स्थान दान में दे दिया, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि वो उससे मजबूत हो सके। तो ये चीज़ें आपको देखने मिली थी, तो इन चीज़ों का वर्णन कर सकते हो,
ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए जो आपका फिर उसके बाद जो आपकी वर्ण और जाति व्यवस्था आपकी आई, तो उस समय भी स्थिति जो महिलाओं की थी वो आपकी और ज़्यादा खराब होने लगी, तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हो। जैसे मध्यकालीन युग में आपकी पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा थी आपकी, ठीक है, पर्दा प्रथा आपकी हो गई, देवदासी प्रथा भी थी आपकी, उसमें देवदासी प्रथा, बाल विवाह हो गया आपका। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर आपको वर्णन करना है, यानी अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। और फिर बाद में आकर संपत्ति अधिकार से भी उनको वंचित कर दिया गया, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया महिलाओं को, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको वर्णन करना है ऐतिहासिक कारणों में। फिर दोस्तों इसके बाद जो आपका ऐतिहासिक बात अगर हम बात करें, फिर दोस्तों आपकी आती है सामाजिक कारणों की बात, कि सामाजिक कारणों में आपको क्या क्या लिखना है। और दोस्तों ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। सामाजिक कारण दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पुरुष सत्तात्मक समाज आपका हो गया था, ठीक है, यानी जो समाज की जो बागडोर थी वो महिलाओं के हाथ में पुरुषों के हाथ में दे दी गई थी, ठीक है। जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो आपकी महिलाओं से छीन ली गई थी, यानी जो भी आपका फैसला लेते थे वो आपके पुरुष ही लेते थे, ठीक है। और जो महिलाओं को रखा गया कि बच्चों की परवरिश करनी है, लाल लज्जा रसोई संबंधित प्राथमिक दायित्व सौंपे गए महिलाओं को, ठीक है। तो ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप अपना कर सकते हो। और फिर दोस्तों फिर उस वक्त क्या था कि आपका दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना आदि चीज़ें आपको देखनी पड़ी। जैसे दोस्तों अगर आप देखोगे आपका जो एक रिपोर्ट आपकी आई थी उसमें भी आप देख सकते हो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, जो आपकी 2023 आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो महिलाओं की स्थिति दोस्तों उसमें भी आपकी बेकार है, इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 146 देशों में आपका 127वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ भी स्थिति खराब है महिलाओं की। तो ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप इन सब चीज़ों का अपना वर्णन कर सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें आपका राजनीतिक कारणों की, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आपने 17वीं लोकसभा देखी थी, उस समय देखा होगा आपने महिलाओं की कितनी महिलाएं थी आपकी 78 थी 17वीं लोकसभा में, और जो 18वीं लोकसभा है उसमें शायद आपकी 74 महिलाएं हैं, ठीक है। तो यानी संख्या फिर भी कम है आपकी, जो लगभग कैसे तो 15-16% के आसपास ही, ज़्यादा नहीं है, सॉरी यहाँ यानी 12-13% के आसपास है जो अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा में। तो यहाँ भी दोस्तों आपका ये सब दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर वर्णन आप कर सकते हो। वैसे दोस्तों आपने देखा होगा एक वो आया था अधिनियम आपका नारी शक्ति अधिनियम, जो कि आपका बहुत अच्छा है अगर अच्छे से पालन होता है, नारी शक्ति अधिनियम जो आपका 2023 आया था। तो इसका वर्णन इसमें आप कर सकते हो। इसमें बोला गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो महिलाओं की हिस्सेदारी होगी वो आपकी 33% आपकी होगी। तो ये भी यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हो, ठीक है। इसका दोस्तों फिर आपका आर्थिक कारणों के बारे में आप बता सकते हो। आर्थिक कारक जैसे कि आपका पुरुष जो था उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पुरुष का होता था, महिलाओं का नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको वर्णन करनी है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें आगे, अगर आपको देखा जाए इसके बाद चला जाए तो फिर दोस्तों ये सब आपकी चुनौतियाँ हैं जिससे आपको लड़ना महिलाओं को, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे जो मेन दिक्कत होती है वो होती है मानसिकता। जैसे देखा होगा लोगों की मानसिकता किस तरह से, आपकी मानसिकता सुधार करना बहुत जरूरी है सबके लिए, तो इसके बारे में वर्णन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो स्त्री आगे उठी तो जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास समाज में, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं पढ़ाते नहीं बेटियों को कि आगे उठ जाएंगे, उनकी शादी में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब आपका मानसिकता का खेल है। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हो, रोजगार क्षेत्र में वैसे भी, ठीक है। और दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी हो गई। इसका दोस्तों आगे हम बात करेंगे आपका, फिर दोस्तों जो महिलाओं के प्रयास किए गए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको जो प्रयास करने स्टार्ट हुए महिलाओं की कल्याण की, दोस्तों वो आपका 19वीं सदी से हुए थे स्टार्ट, 19वीं सदी से। जैसे आपका राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत को लेकर बहुत बढ़िया प्रयास किया था, तो सती प्रथा का अंत हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी थे आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि आपका ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था 1956 में, सॉरी 1856 में, ठीक है। इसका वर्णन कर सकते हो। शारदा एक्ट आपका हो गया, सती प्रथा निषेध आपका हो गया, ठीक है। और भी जो भी आपका ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस जैसे परिणाम देखने को मिले, ठीक है। इन सब चीज़ों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसका दोस्तों आगे आप चलोगे तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हम आज़ादी की बात करें तो देखिए कुछ आपका संवैधानिक, वैधानिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों से महिला सशक्तिकरण को आपको नई दिशा मिली है। जैसे अगर दोस्तों हम बात करें संवैधानिक कारणों की, जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 आपका हो गया, तो इन सब का वर्णन आपको करना है। लैंगिक भेदभाव का निषेध, ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 आपका हो गया अभिव्यक्ति की आज़ादी, फिर आपका आर्टिकल 21 हो गया, ठीक है, जीवन का अधिकार। दोस्तों थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि आपका आर्टिकल 23 और 24 आपका हो गया शोषण के विरुद्ध न्याय का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के साथ ही, और जो आपका आर्टिकल 39
ए है, डी है वो है आपका नीति सिद्धांत में जो है, ठीक है। समान कार्य हेतु समान वेतन, उसका वर्णन आप कर सकते हो। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 42 आपका हो गया, ठीक है, इसके बारे में बता सकते हो। आर्टिकल 44, तो दोस्तों ये सब जो आपका महिलाओं के लिए आपके आर्टिकल वगैरह हैं, इन सब के बारे में आपको वर्णन यहाँ पर अच्छे से करना है। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, उसमें भी आपके बहुत प्रयास किए गए शिक्षा जैसे कि आपका फ्री शिक्षा महिलाओं के लिए, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, बाल विवाह जो अधिनियम था आपका 2006 वो आपका हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो इन सब का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका आर्थिक सशक्तिकरण की बात की जाए, आपकी आर्थिक सशक्तिकरण की, तो इनके बारे में वर्णन कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम हो गया आपका, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 हो गया आपका, कंपनी के बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो गया आपका, ठीक है। मातृत्व लाभ वाला हो गया आपका, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको वर्णन करना, जैसे कि आपका संधारणीय विकास जो आपका उसका लक्ष्य 5 हो गया आपका, ठीक है। लक्ष्य 5 जो कि आपकी लैंगिक समानता संबंधित है, और लक्ष्य 10 जो कि आपका असमानता को कम करना है, तो इनके बारे में यहाँ पे आप वर्णन कर सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद हम आगे चलेंगे, आपका अगर हम बात करें राजनीतिक सशक्तिकरण की, तो वहाँ पर देखा ही होगा राजनीति में किस तरह से महिला आपकी सक्रिय हैं। जैसे आपने देखा होगा देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, ठीक है, उनके बारे में बता सकते हो, इंदिरा गांधी। और दोस्तों वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री हैं आपकी, ठीक है, जैसे बंगाल के सीएम हैं उनके बारे में बता सकते हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता सकते हो। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर वर्णन करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें न्यायपालिका की, वहाँ भी भागीदारी बढ़नी चाहिए महिलाओं की, उसके बारे में बता सकते हो आप। न्यायपालिका में जैसे कि जो ऊंचे पदों में वहाँ पर महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे देखा होगा आपने फाइटर जेट में भी महिला उड़ा रही हैं आजकल, जो आपने नाम सुना होगा, कौन कौन सा, एक तो अवनी चतुर्वेदी थी और एक अपना आपकी शायद भावना कंठ थी, ठीक है, उनके बारे में वर्णन कर सकते हो। खेलों में दोस्तों ओलंपिक में अगर बात करें, ओलंपिक में तो वहाँ भी वर्णन कर सकते हो, बहुत सारी महिलाओं ने पदक जीते ओलंपिक में। इस बार दोस्तों देखा होगा आपने मनु भाकर, उनका नाम ले सकते हो आप, ठीक है। पीवी सिंधु आपका, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, इन सब के बारे में यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हो। और क्रिकेट में देखो आपने क्रिकेट में देखा होगा महिलाओं को, ठीक है, स्मृति मंदाना आपकी हो गई, झूलन गोस्वामी हो गई, इनकी सबसे ज़्यादा विकेट थी शायद, और आपकी मिथाली राज आपकी हो गई, तो और भी महिलाओं के आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको हो गया। और इसके अलावा दोस्तों सरकार द्वारा भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, उनका भी आपको यहाँ पर वर्णन करना है। जैसे दोस्तों आपका हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर, मिशन शक्ति, ये आपके हो गई। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु बहुत सारी सुविधा दी जा रही है महिलाओं को, जैसे पीएम जननी सुरक्षा योजना आपकी हो गई, मातृत्व लाभ योजना हो गई, शिक्षा हेतु बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना आपकी हो गई। तो इन सब का यहाँ पर आपको अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप समय शब्द सीमा को आपको जरूर अच्छे से ध्यान देना है, यानी अगर आप आर दे रहे हो तो सब सीमा आपकी 600 650 के बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 800 शब्द पहुँचा दो और आप पीछे दे दो 700 से लेकर 750 के आसपास में आपकी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा थोड़ा आप उपसनाम बोल सकते हो, जैसे उपयुक्त सभी उपायों के बावजूद भी महिला सशक्त तभी होंगी जब वे स्वयं को सेकंड सेक्स की मनोवृत्ति से ऊपर उठेंगी। इस पर सिमोन दे एक ने कहा है कि वो है आपके राइटर सिमोन द बोवार, ठीक है, इनके बारे में बता सकते हो आपके। इन्होंने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, ठीक है। यानी कि जब समाज स्त्री को बहुत नहीं अपितु गर्मा में माना भी माने, तब समाज स्त्री को संभोग का साधन नहीं मान सकता। जैसे देखा हो किस तरह से लोगों की मानसिकता होती है, इन सब चीज़ों में बाहर निकल के आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका दहेज दुल्हन है, इसको कथन को आप लिख सकते हो यहाँ पर आपका, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों किसी कविता वगैरह से आप निबंध की जो अपना एंड कर सकते हो, जैसे कि आपका जी चाहे वो मैं कर जाऊँ, इस खुले गगन में उड़ जाऊँ, इस दुनिया को मैं बतलाऊँ, मेरा जीवन बस मेरा है, ये सारा आंगन मेरा है, ये सारा सामान मेरा है। तो इस तरह दोस्तों अपने निबंध की आप समाप्ति कर सकते हो, यानी इस तरह से आपको निबंध लिखना है, ठीक है। जितने दोस्तों मैक्सिमम डायमेंशन आप यूज कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो, वो आपको लिखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो आरोग्य में या यूपीएससी के निबंध लेखन में, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।